IQ का येस, कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मॉडर्न इंडिया में आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था, इसके पीछे क्या कारण थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार कहाँ कहाँ पे हुआ था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने शुरुआत कहाँ से किया था। महात्मा गांधी की 11 सूत्री मांग क्या है। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया था, तो उसका क्या महत्व है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कार्यक्रम महात्मा गांधी ने जो है सेट किया था, और यह आंदोलन कहां तक सफल हुआ, और इस आंदोलन की समाप्ति कैसे होती है। दिल्ली समझौता क्या है, जिसे हम जो है गांधी इरविन समझौता कहते हैं, और एक एक चीज को हम देखेंगे। यहाँ कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो मैंने आपको इससे जो पहले क्लास में बताया था कि साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और आपका फिर जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला आया था, जिसमें नेहरू रिपोर्ट असफल घोषित हुई, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया गया, और साइमन कमीशन के आधार पर गोलमेज सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी ने उसी समय कलकत्ता अधिवेशन 1928 में एक अल्टीमेटम ब्रिटिश सरकार को दिया था कि अगर नेहरू रिपोर्ट को नहीं माना गया तो 1 वर्ष के बाद हम सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे, और पूर्ण स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा। आगे से जो लक्ष्य स्वराज्य है, अब वो पूर्ण स्वराज रहेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो चिंगारी शुरू हुई, जो ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया, और ऐतिहासिक रूपरेखा के साथ जन आंदोलन का हम इस विश्लेषण करेंगे। किस किस वर्ग ने इस आंदोलन का सपोर्ट किया था, और ये आंदोलन कहां तक सफल रहा, कहां तक इसका प्रसार रहा, एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पर बात करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। तो हम लोग पूर्ण स्वराज से लेकर दांडी यात्रा तक और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को आज हम लोग देखेंगे, और यहाँ से अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। पहले बात करेंगे पृष्ठभूमि, लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन याद रखिएगा एक ऐतिहासिक अधिवेशन है, और याद रखिएगा ये अधिवेशन हुआ था 1929 में, और कहा हुआ था लाहौर में, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे ही लाहौर स्थित है, और वहीं पर यह ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन का महत्व क्या है, एक एक करके हम बताते चलेंगे। और लाहौर अधिवेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लाहौर अधिवेशन में याद रखिएगा पहली बार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। इससे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष नेहरू कभी नहीं बनाए गए थे। लाहौर में ही पहली बार 1929 में बनाया गया उनको। लेकिन याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया जा रहा था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया, और उनके स्थान पर उन्हीं के सुझाव पर जवाहरलाल नेहरू को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है लाहौर अधिवेशन का। इस अधिवेशन का महत्व क्या है कि करके हम बात करेंगे। तो अतीत की अस्वीकृति, याद रखिएगा 1900, मैंने इसके पहले वाली भी क्लास बताया था कि 1928 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था कि 1 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1928 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से कहा था कि अगर 1 वर्ष में उनका पूर्ण स्वराज का नहीं माना गया और नेहरू रिपोर्ट नहीं मानी गई, तो हम जो है एक पूर्ण स्वराज के साथ ही आगे बढ़ेंगे, और नारा और उद्देश्य पूर्ण स्वराज ही रहेगा कांग्रेस का और भारत का। ब्रिटिश सरकार ने इस अल्टीमेटम पर कोई ध्यान नहीं दिया। अंततः महात्मा गांधी को लाहौर अधिवेशन, 28 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और 29 का अधिवेशन लाहौर में होना था। तो महात्मा गांधी ने निर्णय लिया कि अब जो है हम जो है क्या शुरू करेंगे, हम पूर्ण स्वराज के पीछे कुछ भी नहीं मानेंगे, पूर्ण स्वराज ही अब कांग्रेस का लक्ष्य रहेगा। नेहरू रिपोर्ट और डोमिनियन स्टेट्स की मांग को आधिकारिक रूप से रद्द कर दिया गया कलकत्ता अधिवेशन के बाद जो अल्टीमेटम मिला। तो नेहरू रिपोर्ट जब नहीं मानी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा और साइमन कमीशन को ही माना गया, तब महात्मा गांधी ने कहा अब पूर्ण स्वराज रहेगा। और जब लाहौर में अधिवेशन बुलाया गया तो वहीं पर स्वतंत्रता का संघनाद हो गया। कैसे? लाहौर अधिवेशन में याद रखिएगा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई, और कहा गया अब कांग्रेस का जो उद्देश्य होगा, जो लक्ष्य होगा, वो पूर्ण स्वराज ही रहेगा। याद रखिएगा 1905 के बाद में कलकत्ता अधिवेशन होता 1906 में। 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था,
और गोपाल कृष्ण गोखले उसके अध्यक्ष थे। स्वराज शब्द को पहली बार यहीं पर गढ़ा गया कि स्वराज प्राप्त किया जाए, और उग्रवादी चाहते थे कि स्वराज, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा को लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े, जिसको उदारवादियों ने नकार दिया। और 1906 के अधिवेशन में जो कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नेहरू जी अध्यक्ष बनाए गए, यहीं पर पहली बार स्वराज शब्द को कांग्रेस ने अपने मंच पर एक्सेप्ट किया। तो 1906 से लेकर कहा जाए तो 1928 तक कांग्रेस का लक्ष्य जो था उस स्वराज्य की प्राप्ति ही था। स्वराज की प्राप्ति के अलावा और कुछ लक्ष्य के साथ कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन जब 28 में नेहरू रिपोर्ट को अल्टीमेटम दिया गांधी ने कि अगर नहीं माना गया तो हम पूर्ण स्वराज रखेंगे, और जब नहीं माना गया तो अंत में याद रखिएगा कांग्रेस का लक्ष्य क्या हो गया, पूर्ण स्वराज हो गया। अब ये लक्ष्य 1929 से शुरू हुआ और 1947 जब तक देश आजाद नहीं हो गया तो कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज ही रहा। तो स्वराज कब लक्ष्य रहा ये याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज लक्ष्य कब रहा ये याद रखिएगा। क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। अब रावी नदी के किनारे कांग्रेस का अधिवेशन बुला लिया गया, उस अधिवेशन के अध्यक्ष नेहरू को बनाया गया। तो वहीं पर याद रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया। पहली बार तिरंगा झंडा कांग्रेस के इसी मंच पर फहराया गया। उस समय उसमें चरखा बना होता था तिरंगे झंडे में, तो पहला जो तिरंगा झंडा फहराया गया और वहीं पर निर्णय लिया गया कि 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस कार्य समिति की ऐतिहासिक निर्णय लिया। और 2 जनवरी को निर्णय क्या लिया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को अब स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। हर 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। अब चूंकि 2 जनवरी को निर्णय लिया गया तो 26 जनवरी आएगा, तो 26 जनवरी को 2 जनवरी के बाद जब निर्णय ले लिया गया, ऐतिहासिक निर्णय ले लिया गया, तो 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया कांग्रेस के मंच पर। तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया और कहा गया अब आने वाले प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और कांग्रेस ने 1930 से लेकर के 1947 तक लगातार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाती थी। और बाद में यही दिन कांग्रेस के लिए जो है एक ऐतिहासिक दिन था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया और उसको स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस के रूप में बदल दिया गया, रिपब्लिक डे के रूप में बदल दिया गया। तो ऐतिहासिक था कांग्रेस के लिए, इसीलिए संविधान को उसी दिन लागू करने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उस ऐतिहासिकता के साथ, उस धरोहर के साथ उस विरासत को बनाए रखना चाहती थी कांग्रेस। और ये जो है अच्छा भी है कि जिस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया जाए उसी दिन कुछ ऐतिहासिकता करने की जरूरत भी थी, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 26 पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया कांग्रेस के द्वारा, तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। लेकिन ये निर्णय कहाँ लिया गया था, लाहौर अधिवेशन में लिया गया। ये बात याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया। दूसरा ये याद रखिएगा, और लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष पहली बार नेहरू जी बनाए गए थे, ये याद रखिएगा। और लाहौर अधिवेशन में ही पहली बार रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया गया, ये भी याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इन सारे क्वेश्चनों के साथ साथ, इस निर्णय के साथ साथ एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया और इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में रखा गया कि क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए। तब निर्णय लिया गया कि हाँ, शुरू किया जाए, और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया गया। तो इसीलिए लाहौर का अधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन है। इसमें क्या क्या काम किया गया मैं दोबारा बता देता हूं। इसी अधिवेशन में पहली बार नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया। इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज लक्ष्य रखा गया, पूर्ण स्वतंत्रता। इसी अधिवेशन में स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक 26 जनवरी को मनाने का निर्णय लिया गया और इसी अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रस्ताव को पास किया गया। सारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसी अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, जब नेहरू जी भाषण दे रहे थे, जवाहरलाल नेहरू भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी भी हूं और गणतंत्रवादी भी हूं। अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू ने
ये लाइन कही थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइन किसने कहा था। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी अधिवेशन में याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान जो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता थे, याद रखना पठान नेता थे, उनका नाम था अब्दुल गफ्फार खान। इसी अधिवेशन में शामिल हुए और याद रखना कार्य समिति को सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार मिला। तो सविनय अवज्ञा शुरू करने का अधिकार भी मिल गया इसी अधिवेशन में, लाहौर में। और लाहौर अधिवेशन में ही याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस में शामिल हुए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था, लाल कुर्ती जिसे कहा जाता है। और बाद में जब देश आजाद हो गया तो ये विभाजन भी हुआ, तो विभाजन का इन्होंने विरोध किया था। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इन्होंने विरोध किया था। बाद में जब पाकिस्तान बट गया, अलग हो गया, तो पाकिस्तान की सरकार ने अब्दुल गफ्फार खान को जेल में बंद कर दिया था और इनका पूरा जीवन जेल में ही बीता। 1989 में जब 88 में जेल से छूटे थे, तब इनको जो है पूछा गया कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या आप कुछ इच्छा है आपकी। जेल से छूटने के बाद 1988 में इन्होंने कहा था कि मैं भारत जाना चाहता हूं। तो ये भारत आए थे और इनको जो है भारत रत्न दिया गया। तो पहले विदेशी यही हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, अब्दुल गफ्फार खान। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। इन्होंने यहाँ के लोगों ने मलंग गांधी कहा था महात्मा गांधी को, यह बात याद रखिएगा। बहुत सारी उपाधियां जो मिली थी, ऐसी उपाधियों को हम लोग आगे जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो याद रखना, असहयोग आंदोलन में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहाँ अभी बताऊंगा। सीमा प्रांत से ही जो है इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया था। इंपॉर्टेंट है, आगे बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम लोग एक एक चीज को जानने का और समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पास हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरू किया जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे एक मौका और ब्रिटिश सरकार को दिया जाए कि आंदोलन ना करना पड़े। तो उन्होंने, गांधी ने क्या किया, अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में एक 11 सूत्री मांग को प्रकाशित किया। और ये 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रख दिया और कहा कि अगर आप इन मांगों को मान लेंगे तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं शुरू करेंगे। उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इरविन के सामने एक 11 सूत्री मांग पेश की गई। अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले महात्मा गांधी ने कितनी सूत्री मांग पेश किया था? 11 सूत्री। या फिर 11 सूत्री मांग किसने पेश किया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांग किस न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ था? तो यंग इंडिया, अपने यंग इंडिया समाचार पत्र में ही महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांग को प्रकाशित किया जनवरी 1930 में। और एक मौका देने का प्रयास किया कि अगर आप हमारे इन मांगों को मान लेंगे, 11 सूत्री मांग को मान लेंगे, तो हम आंदोलन नहीं करेंगे और उस पर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इन मांगों को नहीं माना। तब महात्मा गांधी ने क्या कहा था, सब एक करके बताता हूं मैं। और कौन कौन सी मांगे थी, पहले उनको डिस्कशन कर लेते हैं। तो आम जनता और प्रशासन से जुड़ी कुछ मांगे थी, किसान और ग्रामीण वर्ग से जुड़ी कुछ मांगे थी, और पूंजीपति और व्यापारिक वर्ग से जुड़ी कुछ मांगे थी। इन मांगों को 11 सूत्री मांग कहा जाता है। लेकिन यहाँ कई पॉइंट में लिखे हैं, कुछ पॉइंट आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन मैंने यहाँ अलग अलग करके बता रहा हूं। टोटल 11 पॉइंट ही था। पहला है आपका, सैन्य और प्रशासनिक खर्चों में 50% की कटौती की जाए। क्यों महात्मा गांधी ने ऐसा कहा? क्योंकि जो सेना का और प्रशासन का खर्च है वो भारत के बजट से जाता था। तो भारत और गरीब हो जा रहा है, प्रशासन तुम चला रहे हो, लाभ तुमको हो रहा है, और जो है गरीब भारत हो रहा है। तो सैन्य और प्रशासनिक खर्चों में 50% की कटौती की जाए। इन 11 सूत्री मांग को याद भी रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। अब यहाँ पर यहीं पर एक बात फंस जाती है, लिखा है कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की जाए। ध्यान समझिएगा, राजनीतिक कैदी उसे कहते हैं जो किसी राजनीतिक पार्टी जुड़ा हो, चाहे कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग से हो। अगर मान लो कहीं आंदोलन कर रहा है तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, तो उसे राजनीतिक कैदी कहा जाएगा। और इसी समय याद रखिएगा 1929 में 28 में सैंडर्स की हत्या किया था सुबह भगत सिंह ने।
29 में असेंबली पर बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ खाली बेंचों पर, तो महात्मा गांधी वो भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। बस भगत सिंह और उनके जो दोस्त जेल में बंद थे, तो भगत सिंह ने भी भूख हड़ताल किया था उनमें जेल के अंदर। उसी में जतिन दास 64 दिन में मर जाते हैं, भूख हड़ताल पे शहीद हो जाते हैं। तो भगत सिंह जब भूख हड़ताल पे बैठे थे तो उन्होंने वही मांग किया था कि हमें भी राजनीतिक कैदी दिया जाए, हमें आतंकवादी ना माना जाए। और महात्मा गांधी ने जो 11 सूत्री मांग पेश किया था उसमें राजनीतिक कैदियों की बात की थी। महात्मा गांधी ने उसमें जो है सभी कैदियों की बात नहीं की थी, इसीलिए महात्मा गांधी की आलोचना भी होती है। और महात्मा गांधी जब 1931 के कराची अधिवेशन में गए थे तो उनके ऊपर बम भी फेंक दिया गया था महात्मा गांधी पे। जो वहां के लोग थे, जो भगत सिंह के अनुयायी थे, भगत सिंह को अपने मानने वाले थे, वो गांधी का आज भी विरोध करते हैं कि आप राजनीतिक कैदी का दर्जा क्यों मांगने की बात किए थे, आपको सभी कैदियों की बात करनी चाहिए थी। और बाद में जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाना था, अभी आगे बताऊंगा, तो दिल्ली समझौता हुआ जिसे गांधी समझौता कहा जाता है। उस समझौते में भी ये पॉइंट था और ब्रिटिश सरकार ने खुद महात्मा गांधी को बुलाया था समझौता करने के लिए कि आप गोलमेज सम्मेलन में जाइए। तो महात्मा गांधी के पास एक मौका और था, वो ये कहते कि नहीं, सबको छोड़ा जाए, हमारे युवा वर्गों को छोड़ा जाए, हमारे युवा भी जो है, जो भगत सिंह जैसे जो जेल में बंद है, जिन्हें यातना दी जा रही है, उनको भी छोड़ा जाए। लेकिन नहीं छोड़ा गया, उस पॉइंट को वहां शामिल ही नहीं किया, जबकि ब्रिटिश सरकार खुद ये आह्वान किया था कि महात्मा गांधी आए, समझौता करें और सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोके गोलमेज सम्मेलन में जाएं। और गए भी महात्मा गांधी, लेकिन उस पॉइंट को जोड़ा जा सकता है, इसी आधार पर महात्मा गांधी की आलोचना भी होती है। तो राजनीतिक कैदियों की रिहाई क्या है, ये बात याद रखिएगा। तीसरा, आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। आत्मरक्षा के लिए भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति दी जाए, लेकिन उस समय हथियार रखने की अनुमति नहीं मिलती थी, क्योंकि होता यह था कि मान लो हथियार रखने की अनुमति दे दिया जाएगा तो ये क्रांतिकारियों के साथ मिल करके और हत्या करेंगे किसकी, अंग्रेजों की। पूर्ण शराबबंदी लागू की जाए, पूर्ण शराबबंदी हो, सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो, और सीआईडी पर सार्वजनिक नियंत्रण हो अर्थात सरकार का नियंत्रण हो। जांच जो बार बार करते हैं, परेशान करते हैं, वो ना किया जाए। लगान में 50% की कटौती की जाए। नमक कर की समाप्ति की जाए, नमक कर को समाप्त किया जाए, और नमक पर सरकारी एकाधिकार का अंत किया जाए। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ जुड़े हुए थे, अलग अलग करके बताने का यही प्रयास है कि आप समझ सकें। तो नमक कर की समाप्ति हो और नमक पर सरकारी एकाधिकार का अंत किया जाए, और रुपए की विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेश किया जाए, जो विनिमय दर होती है उसको कम किया जाए, और तटीय यातायात रक्षा विधेयक लाया जाए, और जो भारतीय तट है वो केवल भारतीय जहाजों के लिए रहें और किसी के लिए ना रहें। डाक आरक्षण विधेयक लाया जाए, और विदेशी वस्तुओं के आयात पर रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, जिससे विदेशी वस्तु हमारे यहाँ ना आने पाए। ये 11 सूत्री मांग महात्मा गांधी ने अपने यंग इंडिया में पेश किया और एक अल्टीमेटम दिया कि अगर मान लेते हैं तब तो मैं आंदोलन नहीं करूंगा, और नहीं मानते हैं तो आंदोलन हमें करना पड़ेगा। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, याद रखिएगा। तब 31 जनवरी 1930 की समय सीमा समाप्त हो गई और वायसराय इरविन ने मांगे ठुकरा दी। उन्होंने कहा कि मांगों को नहीं मानूंगा। तब महात्मा गांधी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां समाप्त होती हैं और अब आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा। तो जो ये लाइन है, ये लाइन किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। कब कहा था? जब 11 सूत्री मांग नहीं माना गया। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नमक ही क्यों? नमक ही क्यों अर्थात नमक बनाने का, नमक कानून तोड़ने का क्यों उल्लंघन, मतलब नमक ही क्यों चुना महात्मा गांधी ने? और कुछ भी चुन सकते थे, लेकिन नमक हर आदमी से जुड़ा हुआ है। भारत का कोई भी परिवार हो, सबके घर में नमक जरूर होगा, और नमक पर अगर आप टैक्स लेते हो तो महात्मा गांधी ने कहा कि नाइंसाफी होगी। ये जो है समुद्र किनारे नमक बनता था, आज भी बनता है। नमक ही क्यों एक प्रतीकात्मक हथियार का जन्म। याद रखिएगा, नमक को ही चुना गया क्योंकि इससे आम जनता जो है प्रभावित होगी और आम जनता का जुड़ाव होगा, और नमक जैसा एक मामूली उस पर जो है टैक्स कैसे लगाया जा सकता है, इसीलिए महात्मा गांधी ने नमक को चुना। और जब नमक को चुना महात्मा गांधी ने कि नमक कानून का उल्लंघन करूंगा,
तो ब्रिटिश समाचार पत्रों ने और अधिकारियों ने महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया और क्या कहा, ब्रिटिश दृष्टिकोण उपहास क्या उड़ा रहा है कि अंग्रेजी संवाददाता का सवाल, क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालने से हराया जा सकता है? आप इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को एक नमक कर अगर नहीं देंगे, नमक कानून का उल्लंघन करोगे, तो क्या आप ब्रिटिश सरकार को हरा लोगे? एक नमक कानून का उल्लंघन करने पर यह उपहास उड़ाया गया महात्मा गांधी का। गांधी जी की रणनीतिक संकल्प क्या था? गांधी महोदय समुद्री जल को तब तक उबाल सकते हैं जब तक कि डोमिनियन स्टेट नहीं मिल जाता है। ये उसके जवाब में ये बात कही गई। तो याद रखिएगा, उपहास भी उड़ाया गया महात्मा गांधी का कि एक केतली में पानी गर्म करने से ब्रिटिश सरकार का अंत नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। वर्गहीन प्रतीक। अमीर हो या गरीब, नमक हर भारतीय की बुनियादी जरूरत थी। या किसी भी धर्म या जाति का ध्रुवीकरण नहीं करता था। नमक ही एक ऐसा चीज है जिसमें किसी जात किसी धर्म का वर्चस्व नहीं है और नमक हर घर में है। और महात्मा गांधी ने इसीलिए चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हर वर्ग की बुनियादी जरूरत क्या है? नमक है। तो नमक को एक प्रतीकात्मक रूप से चुना गया। मलंग बाबा, याद रखिएगा, जो नुनिया समुदाय था, नुनिया और जो है मलंगी जातियों जो नमक उत्पादन से जुड़ी हुई थी, समुद्र किनारे नमक बनाने में यही दो जातियां काम करती थी, इन्हें नुनिया और आपका मलंगी कहा जाता था। इन लोगों ने, याद रखिएगा, के समर्थन के कारण गांधी जी को मलंग बाबा कहा जाने लगा था। तो मलंग बाबा भी महात्मा गांधी को कहा गया था, ये भी याद रखिएगा। जो नमक बनाने वाली जातियां थी उन लोगों ने महात्मा गांधी को ये उपाधि दी थी, ये भी याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब महात्मा गांधी ने निर्णय लिया दांडी मार्च का, दांडी जाने का। दांडी मार्च को ही याद रखिएगा जो है नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। और ये यात्रा अहमदाबाद से शुरू होती है और दांडी कहां पर है? गुजरात के नवसारी जिले में। दांडी तक इस यात्रा को ले जाना था। महात्मा गांधी ने यात्रा जब शुरू किया तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय साबरमती आश्रम से जब निकलने वाले थे अपने 78 लोग प्रतिनिधियों के साथ, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जब मैं साबरमती तब तक नहीं लौटूंगा आश्रम में जब तक मुझे पूर्ण स्वराज्य नहीं मिल जाता है, जब तक देश आजाद नहीं हो जाता है, मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊंगा। और न महात्मा गांधी साबरमती आश्रम गए उसके बाद, जब तक देश आजाद नहीं हो गया। ठीक है, दांडी मार्च की जो शुरुआत है ना, दांडी जो मार्च चला था उसको जो है क्या कहते हैं, अहमदाबाद से लेकर के और आपका दांडी तक, ये 24 दिन की यात्रा थी। 385 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसे हम 240 मील कह सकते हैं। और एक मुट्ठी नमक उठा करके इस आंदोलन को शुरुआत किया गया था। दांडी, अहमदाबाद से दांडी की यात्रा में कौन कौन शहर आते हैं इसको भी बताने का प्रयास किया गया, जिससे भविष्य में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना होने पाए। इस यात्रा की शुरुआत होती है 12 मार्च को और यात्रा समाप्त होती है 6 अप्रैल को। तो 24 दिन की यात्रा थी, ये बात याद रखिएगा। 24 दिन की यात्रा में ये काम हुआ। और जब महात्मा गांधी निकलने वाले थे अहमदाबाद से, तो उन्होंने एक लाइन और बोला था कि दांडी यात्रा प्रारंभ करते समय गांधी जी ने कहा था कि शक्ति के विरुद्ध, शक्ति मतलब ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूं, मैं पूरे विश्व की सहानुभूति चाहता हूं। इस शक्ति की लड़ाई में पूरे विश्व के लोग मोरल सपोर्ट करें हमारा, महात्मा गांधी ने आह्वान किया। और जब महात्मा गांधी चलना शुरू किया 78 लोगों के साथ में, तो एक लाइन और बोला, एक स्लोगन था, दांडी यात्रा का स्लोगन था, अंत तक लड़ो। आदर्श वाक्य के साथ यह यात्रा प्रारंभ हुई थी। तो खुदा न खास्ता अगर कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि दांडी यात्रा का आदर्श वाक्य क्या था, तो अंत तक लड़ो। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, अब एक एक डेट को हम देख लेते हैं कैसे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरुआत हुई। 78 अनुयायी के साथ जुड़े हुए थे। सर्वाधिक गुजरात से, साथ में अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर भी थे। एक क्वेश्चन आता है कि जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था तो उनके साथ कौन सा अमेरिकी पत्रकार था? तो बेब मिलर। बेब मिलर ये अमेरिकी पत्रकार थे, उनके साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये बात याद रखिएगा। यात्रा के दौरान
कहा जाए तो माही नदी को पार करना आदर्श वाक्य था, अंत तक लड़ो। गांधी जी का प्रण था, स्वराज मिलने तक आश्रम ना लौटना। मैंने वही बताया, वही यहाँ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने निर्णय लिया था कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता है, देश आजाद नहीं होता है, मैं साबरमती आश्रम नहीं लौटूंगा। तो जीवन में कुछ प्राण ऐसे लेने पड़ते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, और दांडी गुजरात के नवसारी जिले में है। वहीं आगमन हुआ और एक मुट्ठी नमक उठा करके सविनय अवज्ञा का शंखनाद यहीं से हो गया। तो सविनय अवज्ञा शुरुआत कहां से होता है? दांडी से होता, जब नमक उठाया और कहा कि अब विनय पूर्वक हम कानून का उल्लंघन करेंगे और नमक पर न टैक्स देंगे और न नमक पर किसी प्रकार का एकाधिकार रहेगा ब्रिटिश सरकार का। और यहीं से यात्रा शुरू हो गई, यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जब शुरू हुआ, याद रखिएगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने 2 लाइन इसकी तुलना किससे की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने इस यात्रा की तुलना, किस यात्रा की? दांडी यात्रा की तुलना किससे किया? सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान। जब नेपोलियन ने एल्बा शहर से पेरिस की ओर यात्रा शुरू किया था और फ्रांस की क्रांति के तहत पूरे फ्रांस पर अधिकार करने के लिए जब आगे बढ़ रहा था, तो उसके साथ भी ऐसे ही एल्बा से पेरिस अभियान के तहत लोग उनके साथ जुड़ गए, हर वर्ग के लोग जुड़े और अंत में नेपोलियन सफल हुआ। तो जैसे वो यात्रा थी, लाखों लोग लास्ट में मिल गए उनके साथ, वैसे ही सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि जो ये यात्रा महात्मा गांधी ने निकाली है, दांडी यात्रा, ये नेपोलियन के एल्बा से पेरिस अभियान से तुलना किया और मुसोलिनी की रोम मार्च से तुलना किया। मुसोलिनी भी जब इटली पर रोम पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो एक मार्च निकाला था, जैसे दांडी मार्च निकला था वैसे ही निकाला था और लाखों लोग उसके साथ लग गए थे और जाकर के फिर उस सत्ता पर अधिकार किया था। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा, दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस और मुसोलिनी के रोम यात्रा से की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह की संरचना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के 8 प्रमुख कार्यक्रम। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या क्या थे? क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी जब कुछ शुरू किया जाता है तो कुछ कार्यक्रम भी डिसाइड होते हैं। जब तक अगर कार्यक्रम डिसाइड नहीं होंगे तब तक आंदोलन को सफल नहीं बनाया जा सकता है। इसीलिए कार्यक्रम डिसाइड क्या किया गया? नमक कानून का उल्लंघन, और कहा गया पूरे देश में नमक कानून का उल्लंघन किया जाएगा, नमक पर कोई टैक्स नहीं देगा, चाहे जो हो जाए। तो पहला कार्यक्रम नमक कानून का उल्लंघन था। दूसरा था शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना, क्योंकि पुरुष समाज दारू पीने से बाज नहीं आएगा, तो यह काम महिलाओं को दिया गया कि महिलाएं शराब की दुकानों और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देंगी कि वहां कोई भटकने नहीं चाहिए, क्योंकि भारत के लोग कलाकार हैं। भू राजस्व व करों की अदायगी पर रोक। कहा गया कि भू राजस्व अब नहीं देना है और न किसी प्रकार का कर देना है। सारे किसानों से कह दिया गया कोई भी कर नहीं देगा। अब जब किसान कर नहीं देगा तो किसान आएगा आंदोलन में, तो आंदोलन का दायरा बढ़ेगा। इसके बाद वकीलों द्वारा प्रैक्टिस का त्याग, लेकिन महात्मा गांधी इसको वैकल्पिक रखा कि जो लोग चाहते हैं वो वकालत छोड़ करके आ सकते हैं, लेकिन अगर बहुत मजबूरी हो तभी, नहीं तो आप ऐसे भी आइए, कोई दिक्कत नहीं। नेताओं की गिरफ्तारी पर अहिंसा बनाए रखना। मान लीजिए किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाए, अभी अक्सर ऐसा होता है, जब आज भी किसी नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता तो हिंसक प्रदर्शन शुरू हो जाता है। गाड़ियों में आग लगाना, ट्रेनों में आग लगाना, गाड़ी रोक देना, सरकारी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचाना, अधिकारियों को पर हमला करना, ये हिंसक हो जाता है। तो महात्मा गांधी भारतीयों के नस नस से जानते थे, तो उन्होंने कहा कि नेता का किसी भी नेता की गिरफ्तारी होती है तो हिंसा न करिएगा, जहां आप हिंसा किए तहां ये आंदोलन मैं तुरंत रोक दूंगा। और एक सबक सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप लोग ले चुके हैं, तो दोबारा ऐसा मत करिएगा और अहिंसा के बल पर ही काम करिएगा। हर घर में चरखा काटना और सूत बनाना ये शुरू किया गया कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार अगर करेंगे तो हम अपने सूती कपड़े को पहनेंगे। सरकारी कर्मचारियों द्वारा पद त्याग करना, लेकिन इसको भी महात्मा गांधी ने वैकल्पिक रखा
कि जिनको जरूरत हो छोड़े, नहीं तो ना छोड़े, वैसे भी आप आ सकते हैं। अदालतों, स्कूलों व सरकारी समारोह का जन बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। जो उस समय था, उस समय सविनय अवज्ञा में, वही आप यहाँ भी शुरू कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम के साथ महात्मा गांधी ने आगे बढ़े। और महात्मा गांधी जब आंदोलन शुरू किए तो उन्होंने एक बात और आंदोलनकारियों से कहा था कि हिंसा नहीं करनी। ब्रिटिश सरकार कितना भी आपको यातना दे, कितना भी मारे, लेकिन आप प्रतिक्रिया नहीं देंगे, और कितना भी वो सताएं, लेकिन आप कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, अवज्ञा कर रहे हैं, तो इसमें कष्ट उठाना पड़ेगा। और अगर जिसको कष्ट ना उठाना हो तो पीछे जा सकता है, उससे कोई मनमुटाव नहीं रहेगा। महात्मा गांधी ने भाषण जब दिया दांडी में, नमक, एक मुट्ठी नमक उठाया, उसके बाद एक समूह किनारे भाषण को दिया था और कहा था किसी कीमत पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देगा, ब्रिटिश सरकार को कुछ नहीं बोलेगा। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि बंबई के धरासना में, अभी बताऊंगा आगे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वहां पे लोगों को मारा जा रहा था, तो लोग अपने हाथ को पीछे बांध के आते थे और मार खाते थे, और उनको गिरा दिया जाता था मार के। महिलाएं उनको ले जाकर के पट्टी बांधती थी और फिर इंतजार करती थी, दूसरा जत्था आता था, वो मार खाता, लेकिन हाथ पीछे बांध के, कि मान लो हम मार खा रहे हैं तो लाठी न पकड़ ले, हम ब्रिटिश किसी सिपाही को मारने लगने लगे। यहां तक लोगों ने काम किया। और वेब मिलर जो अमेरिकी पत्रकार था, वो जब लिख रहा था तो कहा था ऐसा दुर्दशा ने दुनिया में कहीं नहीं देखा था, जैसा दुर्दशा धरासना में हो रहा है और लोगों को मारा जा रहा है। याद रखिएगा, तब गवर्नर वायसराय लॉर्ड इरविन अपने गुप्तचरों के माध्यम से डेली ये न्यूज पूछता था कि क्या कहीं आज उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया आई कि नहीं आई। तो लोग, गुप्तचर कहते थे नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो उससे इरविन बहुत डरा हुआ था कि कहीं ये आंदोलन सफल हो जाएगा तो हमारे कार्यकाल में अगर देश आजाद हो गया तो हमारी बड़ी बदनामी होगी इंग्लैंड में। इसीलिए वो आनंद फानन में महात्मा गांधी को बुलाने का निर्णय लिया और कहा कि आओ और समझौता करो और गोलमेज सम्मेलन में जाओ, इन जो डिमांड हमारे सामने रखे हो आप गोलमेज सम्मेलन में रखो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये कार्यक्रम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था तो महात्मा गांधी ने कहा कि जो भी अपने अपने प्रांत के प्रमुख नेता हैं कांग्रेस के, वो अपने अपने क्षेत्रों में मार्च निकालेंगे, नमक कानून तोड़ेंगे, चाहे वो समुद्र किनारे हो या समुद्र किनारे ना हो। तो बिहार में, पटना में भी ये काम किया गया था, और उत्तर प्रदेश में भी काम किया गया, और भारत के अन्य क्षेत्रों में काम किया गया। तो उत्तर प्रदेश की बात करें, जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, यूपी, लगान अदा न करने का अभियान चलाया गया और देशभक्ति गीतों के साथ प्रभात फेरियां निकाली जाने लगी। मालाबार तट केरल में क्या हुआ, वहां के नेता के केलप्पर द्वारा कालीकट से लेकर के पेन्नार तक सत्याग्रह चलाया था। नमक कानून जाके उन्होंने भी बनाया था केरल में, मालाबार पे। तो उन्होंने, याद रखना, कालीकट से चलना शुरू किया और पहुंचे कहां पर, पेन्नार तट पे पहुंचे, और वहां भी मुट्ठी भर नमक उठाया और कहा नमक कानून का उल्लंघन हम भी करते हैं गांधी जी के साथ। गांधी जी यहाँ कर रहे थे तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में लोग इस तरह का काम कर रहे थे। असम, बंगाल की बात करें तो सिलहट से नोआखली तक जो है मार्च निकाला गया छात्रों द्वारा। कनिंघम परिपथ का कड़ा बहिष्कार किया गया। उड़ीसा में गोप बंधु चौधरी, इनका नाम याद रखिएगा, गोप बंधु चौधरी उड़ीसा में, और आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व में, याद रखना, इचुड़ी, बालासोर से लेकर कटक और पुरी में नमक सत्याग्रह चलाया गया। लोग यहाँ पर नमक सत्याग्रह के लिए गए और तट किनारे पहुंच के नमक उठाया और कहा कि हम भी नमक कानून का उल्लंघन करते हैं। इसके बाद तमिलनाडु की बात करें तो सी राजगोपालाचारी द्वारा तिरुचिरापल्ली से लेकर के बेदरायण तक, याद रखना, नमक सत्याग्रह चलाया और मुख्यालय, याद रखना, तिरुचेनगोड आश्रम स्थापित किया और वहां भी नमक कानून का उल्लंघन किया। तो जैसे महात्मा गांधी ने दांडी में, साबरमती से दांडी पहुंचे थे, वैसे लोग अपने अपने शहरों में अलग अलग यात्रा करके वो भी समुद्र किनारे गए और नमक कानून का उल्लंघन किया। तो मालाबार में नेता कौन था, ये याद रखिएगा। तमिलनाडु में नेता कौन था, ये याद रखिएगा। उड़ीसा में नेता कौन था, असम में क्या काम हुआ, संयुक्त प्रांत में क्या काम हुआ, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक एक चीज को अच्छे से मैं बता दे रहा हूँ डायग्राम, मैप के माध्यम से, जिससे आपके एग्जाम में गलत क्वेश्चन ना होने पाए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जो है सीमांत और वन सत्याग्रह, कर और कानून के विरुद्ध विद्रोह। याद रखना, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत,
पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है कहाँ? तो याद रखना, ये आपका पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, इसी को पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत कहते हैं। अगर इसको हम दिशा के अनुसार चलते हैं ऐसे, तो याद रखना ये आपका जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो आपका ये ईस्ट है। तो आपको जो ये दिशा हुई, ये कौन सी हुई? ये दिशा हुई नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी दिशा हुई, इसलिए इसको पश्चिमोत्तर सीमा कहा जाता है। इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत, इसका नाम ही था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, क्योंकि सीमा पे था, इसलिए इसको उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत कहा जाता है। और सीमा प्रांत यहीं के नेता कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान थे, और इन्हीं को सीमांत गांधी कहा जाता है, अर्थात सीमा पर का गांधी कहा जाता है, क्योंकि वो सीमा पर स्टेट था, इसलिए उसको सीमांत गांधी कहा जाता है। तो लिखा है कि जो है यहाँ के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWPFP, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, सीमांत गांधी कहा जाता है, इन्हें फ्रंटियर गांधी कहते हैं। सीमांत का ही अंग्रेजी फ्रंटियर होता है, सीमांत कहो चाहे अंग्रेजी में फ्रंटियर कहो, ये बात याद रखिएगा। तो सीमा पर स्टेट पर गांधीवादी नेता थे, इसलिए इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है। इन्होंने संगठन बनाया था खुदाई खिदमतगार, और खुदाई खिदमतगार के लोगों का जो ड्रेस था, जो कुर्ता था, वो रेड कलर का था, इसीलिए उसको लाल कुर्ती दल भी कहा जाता था। ये 1929 में गठित किया था खुदाई खिदमतगार, याद रखिएगा। ये किसने बनाया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने बनाया था, याद रखिएगा। और चूंकि इनके कपड़ा लाल था, इसलिए इसको लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है। माध्यम पश्तून पत्रिका और राष्ट्रीय एकता का नारा दिया। पेशावर विद्रोह, याद रखना उसी समय एक घटना हुई पेशावर में, ये तो आपका मलंग गांधी का मैंने बता दिया है, याद रखिएगा। पेशावर में विद्रोह हुआ और वहां पर गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में, लेकिन हुआ क्या? पेशावर में आंदोलनकारी खड़े थे, ब्रिटिश सरकार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही चंद्र सिंह गढ़वाल ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे चाहे जो हो जाए, और चंद्र सिंह गढ़वाल ने गोली नहीं चलाया, निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इंकार कर दिया। सरकार ने हवाई हमला करके जो है वहां पे लोगों को भगाया, और चंद्र सिंह गढ़वाली को गिरफ्तार करके इन्हें फांसी सजा दी गई थी, ये बात याद रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से इंकार कहाँ किया था? पेशावर में किया था। पठानों पर हमला करने से इंकार कर दिया था, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है, गलती मत करिएगा, ठीक है। दूसरा, पूर्वी भारत बिहार की बात करते हैं। तो बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी से अनुमति मांगी थी कि बिहार तो समुद्र किनारे है नहीं, तो मिट्टी से नमक बनाने का काम किया जाए, और हम चाहते हैं, सुभाष चंद्र वो क्या कहते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी से कहा कि हम आपसे एक अनुमति और चाहते हैं कि चौकीदारी कर न दिया जाए, इसका भी हम आंदोलन उसी में जोड़ देते हैं। महात्मा गांधी ने अनुमति दे दिया सुभाष वो क्या कहते हैं राजेंद्र प्रसाद के कहने पर। तो याद रखना, पूर्वी भारत बिहार में मुंगेर, बेगूसराय, सारण, भागलपुर में चौकीदारी कर देने से इंकार कर दिया गया। तो चौकीदारी कर को इसी आंदोलन के साथ बिहार में जोड़ दिया गया था, और यह ज्यादा सफल कहाँ हुआ था? मुंगेर, भागलपुर में, ये भी याद रखिएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में वन कानूनों का कड़ा उल्लंघन किया गया, इन लोगों ने वन कानून का उल्लंघन किया। मध्य प्रांत में बैतूल में गौड़ जाति नेता गजन कोकी द्वारा वन सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया, इन्होंने किया इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। और बुंदेलखंड में डाकू मंगल सिंह द्वारा कर न अदा करने का आंदोलन चलाया, मंगल सिंह डाकू द्वारा बुंदेलखंड में, ये भी याद रखना, चंबल के डाकू थे, इन्होंने भी अपने स्तर से इस आंदोलन का समर्थन किया और आंदोलन को जो है एक मनोबल प्रदान किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नया हरावल दस्ता, महिलाएं, छात्र और आदिवासी योद्धा। इस आंदोलन में किसने किसने क्या सहयोग किया है? पहले हम बात करेंगे महिलाओं का। यह ऐसा पहला आंदोलन है जिसमें महिलाओं ने व्यापक स्तर पर और बड़े स्तर पर अपना योगदान दिया है। तो महिलाओं की व्यापक भागीदारी, विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर अभूतपूर्व धरना दिया गया महिलाओं द्वारा। सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का पहला बड़ा सामूहिक प्रवेश था, यह भी याद रखिएगा। प्रमुख नेत्रियां सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय, इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, महिलाओं का नेतृत्व किया, याद रखिएगा। बच्चों की संगठित सेनाएं, उत्तर प्रदेश में बच्चों और किशोरों की सक्रिय भागीदारी रही।
बानर सेना बनाई गई, छोटे लड़कों का जुझारू संगठन बनाया गया। मंजरी सेना छोटी लड़कियों का समर्पित संगठन था। मंजरी सेना लड़कियों के लिए और वानर सेना लड़कों का। ये लोग घूम घूम करके आंदोलन का प्रचार करते थे। आदिवासी प्रतिरोध, पूर्वोत्तर में नागाओं ने जदोनाग नागा के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो नागालैंड में जदोनाग नागा के नेतृत्व में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है वहां नेतृत्व किया गया। मणिपुर में 13 वर्षीय नागा लड़की रानी याना गेडिनेल्लू द्वारा जिया तरंग आंदोलन का नेतृत्व किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय मणिपुर में याद रखिएगा जिया तरंग आंदोलन चलाया गया था। 13 वर्षीय नागा लड़की का नाम था रानी गेडिनेल्लू, इन्होंने आंदोलन चलाया था, ये भी याद रखिएगा। और जब इनकी डेथ हो जाती है तो इन्हें रानी की उपाधि जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। छोटानागपुर में बोंगा माझी व सोरमा माझी द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में शंखनाद किया गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को महिलाओं ने, बच्चों ने, आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने अपने क्षेत्र में आदिवासियों ने भी अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट किया। उनको भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चरम बिंदु धरासना की बर्बरता 21 मई 1930। धरासना नामक कारखाना गुजरात में था, याद रखिएगा स्थिति। महात्मा गांधी यरवदा जेल में कैद थे। नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिलाल, ये सब धरासना में आंदोलन कर रहे थे। 2000 पूर्णतः शांतिपूर्ण और निहत्थे सत्याग्रहियों पर पुलिस का निर्मम और अमानवीय लाठीचार्ज हुआ। 2000 लोगों पर लाठीचार्ज हुआ और इनको इतना मारा गया कि महिलाएं, मतलब मार गिरा दिया गया बिल्कुल। महिलाएं उनको पट्टी बांधती थी और ऐसी दुर्दशा को देख करके अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने क्या कहा था, ये चश्मदीद गवाह था, वो उस समय वहां पे था। तो अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने अपने न्यू फ्री मैन नामक अखबार में लिखा था कि जो डांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम से में रुके थे और महात्मा गांधी के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे, बेब मिलर, इनका नाम याद रखिएगा। इनके समाचार पत्र का नाम न्यू फ्री मैन है, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने कहा कि चश्मदीद गवाह का बयान क्या था। धरासना जैसा भयंकर दृश्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा था, ये बेब मिलर ने अपने न्यूज़पेपर में लिखा था और कहा था 2000 लोगों को निहत्थे मारा गया और सरोजिनी नायडू यहाँ की मुख्य कर्ता धर्ता थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। धरासना जैसा दृश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था और बहुत ही भयानक हुआ था, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं। समानांतर सरकारें, हिंसक प्रतिरोध और अपवाद क्षेत्र। जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो कहीं कहीं पर वो कुछ क्षेत्र आजाद हो गए ब्रिटिश सरकार से, तो वहां समानांतर सरकारें चली। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी समानांतर सरकारें चली थी, चाहे आप सतारा हो, बलिया हो और चाहे आपका जो है तामलुक हो। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी भारत को कुछ क्षेत्र आजाद हो गए थे, अपने आप को आजादी घोषणा कर दिए थे, जहां पे समानांतर सरकारें स्थापित हुई थी। शायद कुछ लोगों को नहीं पता होगा, हम बता देते हैं। और हिंसक, महात्मा गांधी के कहने के बावजूद भी कहीं कहीं पर हिंसक घटनाएं भी हुई हैं और भारत का कुछ क्षेत्र अपवाद स्वरूप रहा कि वहां पे सविनय अवज्ञा आंदोलन का कोई प्रभाव नहीं था, लोगों ने कोई हिस्सा नहीं लिया। तो पहले अपवाद से शुरू करते हैं। चिटगांव बांग्लादेश का, पेशावर पाकिस्तान जो वर्तमान में है, सोलापुर, ये तीनों स्थान गांधी जी के सविनय अवज्ञा के अहिंसक प्रभाव से बाहर थे और यहाँ हिंसक घटनाएं हुई। तो चिटगांव, पेशावर और सोलापुर में हिंसक घटनाएं हुई, ये भी याद रखना। सोलापुर की समानांतर सरकार, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सोलापुर में समानांतर सरकार स्थापित हुई। अंग्रेजों के संस्थानों और संपत्तियों को जलाया गया, पूरे शहर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। आंदोलनकारियों ने प्रशासन अपने हाथ में लेकर के एक प्रकार की समानांतर सरकारें स्थापित कर ली, ये बात याद रखिएगा। सोलापुर महाराष्ट्र में। बंबई का औद्योगिक विद्रोह हुआ, मजदूर किसान कांग्रेस के हाथ पांव थे, औद्योगिक और श्रमिक वर्ग का उग्र प्रदर्शन हुआ। तो याद रखिएगा बंबई में भी लोग जो है खास करके मजदूरों ने उग्र प्रदर्शन किया, ये बात याद रखिएगा मजदूर किसानों का। और कहा भी गया था, नारा क्या लगाया गया कि मजदूर किसान कांग्रेस के हाथ पांव है, ये नारा भी लगाया गया, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा।
विद्रोह की जनसांख्यिकी भागीदारी का विश्लेषण किया जाए तो कौन सा वर्ग इसमें शामिल हुआ, कौन सा वर्ग शामिल नहीं हुआ, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। महिलाएं और छात्र व्यापक स्तर पर शामिल हुए, इस बार याद रखिएगा सबसे ज्यादा शामिल हुए। विदेशी दुकानों पर धरना, महिलाओं ने पहली बार सार्वजनिक रूप से इतने बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया था, पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया सबसे ज्यादा। किसान और पूंजीपति व्यापक स्तर पर शामिल हुए। किसानों ने कर व लगान रोको आंदोलन चलाया। पूंजीपतियों ने व्यापारिक और आर्थिक समर्थन दिया। कई पूंजीपतियों ने महात्मा गांधी को इस आंदोलन को समर्थन करने के लिए पैसा दिया था। बुद्धिजीवी वर्ग मध्यम और गिरावट। पढ़ा लिखा वर्ग हमेशा दूर रहा कि नहीं चलो ठीक है, हाँ हो रहा है। असहयोग आंदोलन 1920 की तुलना में इस बार इनके सहयोग में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई। मुसलमान सीमित स्तर पर इस आंदोलन का समर्थन किए थे। मुस्लिम नेताओं की पृथक रहने की सलाह और ब्रिटिश सांप्रदायिक नीति के कारण अरुचि, याद रखना, केवल अपवाद में देखा जाए तो केवल खुदाई खिदमतगार की भागीदारी समर्थन ज्यादा था उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में। बाकी सब लोग जो है सारे मुसलमानों से कहा गया कि इस आंदोलन से दूर रहें, और वो लोग बढ़िया बकायदे दूर भी रहे। ठीक है, आगे दमन और नेतृत्व का हस्तांतरण, गिरफ्तारियों का दौर। 15 मई 1930 को सरकार का कड़ा प्रहार हुआ। कांग्रेस गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया और यरवदा जेल में पूना में रखा गया, जिसे उन्होंने मंदिर कहा था। महात्मा गांधी को यरवदा जेल में गिरफ्तार किया कर रखा गया, ये बात याद रखिएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था और अलग अलग जेलों में रखा गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो देखना महात्मा गांधी को पूना के यरवदा जेल में रखा गया और पूना के यरवदा जेल को महात्मा गांधी ने मंदिर की संज्ञा दी थी। जवाहरलाल नेहरू को गिरफ्तार करके नैनी जेल इलाहाबाद में रखा गया था। आचार्य विनोबा भावे को आंदोलन में पहली बार गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रीय कमान, याद रखिएगा, अब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए, तो महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी किसको बनाया गया? अब्बास तैयब जी को बनाया गया। महात्मा गांधी का उत्तराधिकारी सविनय अवज्ञा आंदोलन का इन्हीं को बनाया गया था। राष्ट्रीय कमान इन्हीं को सौंपी गई थी, अब्बास तैयब जी को। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। मुंबई में जमनालाल बजाज, के.एफ. नारीमन और यूसुफ मेहर अली, याद रखना, के नेतृत्व बंबई में नेतृत्व का हस्तांतरण हो गया। आंध्र प्रदेश में कोड़ा बेकंट अप्पा आंदोलन करने लगे। आगरा रायबरेली में श्री कृष्ण पालीवाल और आपका जो है कालका प्रसाद, इन लोगों ने नेतृत्व किया, छोटे स्तर पर किया। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी का कहा जाए राष्ट्रीय स्तर पर, तो अब्बास तैयब जी जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए तो उनकी जगह इन्होंने ही लिया था, उन्हीं के उत्तराधिकारी रूप में काम करना शुरू कर दिया था। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। युद्ध विराम, दिल्ली समझौता, गांधी इरविन पैक्ट 1931। अब एक गोलमेज सम्मेलन हो चुका है 30 में, जिस समय कांग्रेस बिजी है सविनय अवज्ञा आंदोलन करने में, तो पहला गोलमेज सम्मेलन हो गया। पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी शामिल नहीं, कांग्रेस शामिल नहीं हुई। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे, उन्होंने दबाव डाला इरविन के ऊपर और कहा कि आप किसी भी तरीके से, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसको मनाओ और उसको समझौता करो और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने का जो है प्रयास करो। तब इरविन ने महात्मा गांधी से मिलने के लिए बुलाया। तो 26 जनवरी 1931 को गांधी जी रिहा हो गए, जो जेल पूना जेल में बंद थे, उनको जेल से छोड़ दिया गया। तेज बहादुर सप्रू और जयंकर के प्रयासों से 5 मार्च 1931 को ऐतिहासिक दिल्ली समझौता हुआ। इसका प्रारूप जो है हर्बर्ट इमर्सन ने लिखा था, याद रखिएगा। तो तेज बहादुर सप्रू और जयकर के प्रयास से ही दिल्ली समझौता हुआ और गांधी इरविन, इसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और गांधी इरविन समझौता को ही क्या कहा जाता है? दिल्ली समझौता कहा जाता है, याद रखिएगा। इस समझौता हुआ, इसी को दिल्ली समझौता या गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये दिल्ली समझौता कब हुआ या गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931 को हुआ, यह डेट याद रखिएगा। 5 मार्च को समझौता होता है और 23 मार्च को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है इसी महीने में। तो 5 मार्च को 1931 को ही गांधी में समझौता होता है और ब्रिटिश सरकार के पास का दबाव था
कि महात्मा गांधी या कांग्रेस से समझौता करो, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाओ, सबसे बड़ी पार्टी है वो, और वो नहीं शामिल होगी तो 1935 का नियम कैसे लाया जा सकता है। अब ब्रिटिश सरकार के सामने विवश थे, तो महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह को बचा सकते थे, इसमें कोई वो नहीं है, शंका समाधान नहीं है, कोई शंका नहीं है। आपके सामने ब्रिटिश सरकार झुकी हुई है और कह रही है समझौता करो समझौता करो, और दो भारतीयों को लगा दिया महात्मा गांधी को समझाने में, किया किसी तरीके से समझौता कराओ। समझौते के मुख्य बिंदु क्या थे, ध्यान देना। सविनय अवज्ञा आंदोलन तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाएगा, ये मुख्य पॉइंट था गांधी इरविन समझौते का। दूसरा, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में संघीय व्यवस्था व रक्षक पर आधारित में शामिल होगी। हिंसा के आरोप मुक्त सभी अहिंसक राजनीतिक कैदियों की रिहाई होगी और जब्त संपत्तियां लौटाई जाएंगी। देखो ध्यान से देखो, सभी अहिंसक राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाएगा, जो लोग जेलों में बंद है अलग अलग जगहों पर, उन सबको राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाएगा, वो भी अहिंसक राजनीतिक कैदियों को, और हिंसक नहीं। भगत सिंह पर हिंसा का आरोप था, हिंसा फैलाया है, इस आधार पर नहीं छोड़ा गया। और चाहते तो एक पॉइंट और जोड़ सकते थे ना, कि भारत के युवाओं को भी छोड़ा जाए, और कह देते कि बहाना लगा देते कि जो है नौजवान है, गर्म खून है, थोड़ा भटक गए थे, लेकिन मैं उनको समझा लूंगा, वो हमारे बच्चे हैं। महात्मा गांधी तरह कह सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं कहा। अब 5 मार्च को समझौता किया, 23 मार्च को फांसी हो गई, तब तक तो जिंदा थे ना भगत सिंह। समुद्र तटीय प्रदेशों में स्थानीय लोगों को बिना कर दिए नमक बनाने की अनुमति मिले। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्वक धरने का अधिकार बरकरार रहेगा। सरकार द्वारा जारी सभी आपातकालीन अध्यादेश वापस लिए जाएंगे। ये समझौते के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। इसी समझौते के आधार पर सविनय अवज्ञा आंदोलन रोक दिया गया। तो जिस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत डंडी मार्च से हुई थी, वो गांधी इरविन समझौते में रोक दिया गया, और कांग्रेस ने निर्णय लिया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में केवल गांधी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। गांधी कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र व्यक्ति शामिल हुए। वो सब तो ठीक है, समझौता हुआ, लेकिन यहाँ पर इसी बात को लेकर के आज भी महात्मा गांधी का यहाँ विरोध होता है। जो भगत सिंह को मानने वाले हैं, और भगत सिंह को मानने वाला भारत का हर वर्ग है, हर जाति हर धर्म के लोग हैं, और भगत सिंह को जो है, जो लोग इसको इतिहास जब पढ़ते हैं तो उनको दुख होता है कि एक पॉइंट बढ़ाया जा सकता था। ब्रिटिश सरकार विवश थी हमसे समझौता करने के लिए, तो हमारी शर्तों पर समझौता अगर होना है तो एक पॉइंट बढ़ाया जा सकता था, लेकिन नहीं बढ़ाया गया। इसीलिए महात्मा गांधी का यहाँ पर विरोध होता है, और लाजमी भी है विरोध होना। ऐतिहासिक मूल्यांकन, सांत्वना पुरस्कार या युग परिवर्तन। के.एम. मुंशी ने इसे भारत के संवैधानिक इतिहास में एक युग परिवर्तन घटना का कहा था। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने अपनी पुस्तक मिशन विथ माउंट बेटन में गांधी जी को मिले इस लाभ को मात्र एक सांत्वना पुरस्कार के रूप में कहा था। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को पे क्या कहा कि समझौते के संदर्भ में वायसराय इरविन और गांधी जी को दो महात्मा की संज्ञा सरोजिनी नायडू ने दिया। विद्रोह के मुखर स्वर यूसुफ मेहर अली ने समझौते का सबसे तीखा विरोध किया था, ये बात याद रखिएगा। यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ही याद रखना साइमन गो बैक का नारा लिखा था, और यूसुफ मेहर अली याद रखिएगा, इन्होंने समझौते का सबसे ज्यादा विरोध किया, गांधी इरविन समझौते का। जमनादास मेहता और सिंधी नेता स्वामी गोविंदानंद नंदन ने भी इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि नहीं, ये समझौता नहीं होना चाहिए था, ये समझौता जो हुआ है ठीक है। तो याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिए, क्वेश्चन अगर यहाँ से आए तो गलत ना होने पाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ, कार्यक्रम क्या थे, कहाँ कहाँ ये विद्रोह हुआ था, ये मतलब फैला हुआ था, कहाँ कहाँ के लोग शामिल थे, महिलाएं, आदिवासियों, बच्चे, सब अपने अपने तरीके से इस आंदोलन को सपोर्ट किए थे। फिर गांधी इरविन समझौता के तहत इस आंदोलन को रोक दिया गया और गोलमेज सम्मेलन में गए। तो अगले क्लास में हम लोग गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, तीनों गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करूंगा, और उसके आधार पर 1935 का जो अधिनियम लाया गया था उस पर बात करूंगा। 1935 के अधिनियम में क्या क्या प्रावधान किए गए थे ये बताऊंगा मैं, जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं एक एक करके सब बताता चलूंगा। तो कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसका ये PDF आपको जो है एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा। कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम लोग आज यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।